हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 56 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 16 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम वृत्त के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि वृत्त बनता कैसे है और इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे आपको कुछ तो पता ही होंगी, त्रिज्या, केंद्र, व्यास, ये सब पता है ना, त्रिज्या खंड। तो आज ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। देखो, सबसे पहली बात ना, आपको यहाँ पर कुछ ये आकृति दे रखी है जो सब वृत्त के आकार की हैं। जैसे पहिया हो गया, घड़ी हो गई, चूड़ी हो गई, या फिर मैं सिक्का बोलूं, ठीक है। ये सब क्या है, ये वृत्त के आकार के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है क्या, एक क्रियाविधि से समझाया गया है कि वृत्त बनता कैसे है। तो आप सबको पता है ना कि जो वृत्त होता है वो प्रकार से बनता है, ठीक है, बनता है ना प्रकार से। तो आपको क्या करना है पता है, एक प्रकार लेना और एक पेंसिल लेनी है और पेंसिल को प्रकार में फिट करना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रकार का जो पॉइंट है ना, वो एक कागज पे रखना है, ऐसे जैसे यहाँ रख लिया मान लो, यहाँ पर। और उसके बाद अब प्रकार का जो पॉइंट आपने रख लिया ना, उसे बिल्कुल टच मत करना, बिल्कुल मत हिलाना। अब जो पेंसिल है उसको घुमाना है। तो जब आप उसको घुमाओगे ना, तो कुछ ऐसा, एक ऐसी आकृति बन जाएगी। तो जो ये आकृति बनी ना, ये आपका वृत्त बना है। ये इसे बोलते हैं वृत्त। तो समझ आया आपको कि कैसे आपको प्रकार रखना है, उसमें कैसे पेंसिल लगानी है और फिर कैसे घुमाना है, ठीक है। इसकी मैंने बताया एक बिल्कुल अलग से वीडियो भी बना रखी है, जिसमें मैंने बिल्कुल आपको कंपास लगा के, पेंसिल और कंपास लगा के अच्छे से बनाना सिखाया कि वृत्त बनाते कैसे हैं। तो मैं उसकी लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ के साथ फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगी। तो अगर आपको प्रकार से ये बनाते कैसे हैं वृत्त बिल्कुल अच्छे से समझना है, तो आप उस वीडियो से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं कि वृत्त तो हमारा बन गया। अब कुछ चीजें होती है इसके अंदर, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात जो है, ये जहां पर आपने प्रकार का वो पॉइंट रखा हुआ था, इसको हम बोलते हैं केंद्र, ठीक है। तो इस केंद्र से आपने क्या किया, जहां पर पॉइंट पे ये रखा हुआ था, इससे आपने पेंसिल को घुमाया, यही किया ना। तो अब जो यहां से ये बना, ये इतना, ये सब, ये सारे आप देख लो, ये छोटी छोटी बिंदुओं को मिला के ही तो वृत्त बना है ना। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। तो यही तो आपकी वृत्त की जो है वो क्या है, ये परिभाषा है उसकी। तो आपने क्या किया, इन छोटी छोटी बिंदुओं को ही तो मिलाया है, तभी जाके तो ये वृत्त बना है ना। एक बिंदु से जो स्थिर बिंदु थी, और जो स्थिर बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र, ठीक है। और एक स्थिर धुरी, स्थिर धुरी ये रही, और इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने दो चीजें जानी वृत्त के बारे में, एक केंद्र और एक त्रिज्या। और भी कई सारी चीजें हैं इसमें, चलो वो और देखते हैं क्या है। आपको यहाँ आकृति में दे रखा है कि जो ये ओ है ये आपका केंद्र है, और जो ये ओपी है ये आपका क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। चलिए, अब जानते हैं इसमें व्यास और जीवा, ये दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं। देखो, व्यास और जीवा ना कहने के लिए वैसे ये एक जैसे ही होते हैं, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है, जो जीवा होती है, तो जो हमारी रेखाखंड होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बना लेती हूँ, तो जो एक रेखाखंड वृत्त के दोनों साइड पे टच करे, दोनों साइड पे कहीं पर भी हो सकती है ये रेखाखंड, बस वृत्त के दोनों साइड टच होनी चाहिए, उसे छूनी चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं जीवा, ठीक है। कहने के लिए व्यास भी यही है, एक रेखाखंड जो वृत्त को दोनों साइड पर छुए, उसको हम बोलते हैं व्यास। लेकिन इसके साथ ना एक चीज और जुड़ी हुई है कि जो ये व्यास होता है ना, ये हमेशा केंद्र से ही जाना चाहिए। तो जीवा जाए ना जाए केंद्र से कोई बात नहीं, पर व्यास जो है वो केंद्र से ही जाना चाहिए, ये फिक्स है। तो क्या मैं यहाँ पर इसको अगर मैं नाम दे दूं पी क्यू और इसको नाम दे दूं मैं ए बी, तो आप मुझे बोलोगे जो ये व्यास है ये मेरे पास ए बी है ना, और जो जीवा है वो मेरे पास पी क्यू है। लेकिन जो ए बी है ना, वो मेरी जीवा भी है। क्यों, क्योंकि जीवा मुझको ये बोलती है कि जो रेखाखंड है वो वृत्त के दोनों साइड छूनी चाहिए, ठीक है। फिर चाहे वो केंद्र से जाए चाहे ना जाए, इससे हमें मतलब नहीं होता, बस व्यास केंद्र से जाना जरूरी है। जीवा जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो ये आकृति है, इसमें व्यास तो एक ही है, लेकिन जीवा यहाँ पर दो है, पी क्यू भी और ए बी भी। तो आपको दोनों में अंतर पता चल गया, जीवा और व्यास में एक छोटा सा अंतर है बस, कि व्यास जो है वो हमेशा केंद्र से जाती है, जबकि जीवा जो है वो केंद्र से जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है।
तो अगर मैं आपसे पूछूं ना कि आपके वृत्त की सबसे लंबी जीवा बताओ क्या है, तो वो है व्यास। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इसके साथ साथ एक और सूत्र हमारे पास यहाँ निकल के आता है, वो क्या, जो व्यास होता है मतलब डी, वो होता है 2 × r। वो हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। आपको पता है आप त्रिज्या की मदद से ही एक वृत्त बना सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि 3 सेमी का एक वृत्त बनाओ, तो 3 सेमी आपकी त्रिज्या है। आप 3 सेमी का स्केल खोलोगे, वो कंपास खोलोगे, स्केल की मदद से ना कंपास उतना ही खोलोगे प्रकार, उसके बाद बनाओगे आप वृत्त। तो आपको यहाँ पर त्रिज्या जो है वो 3 दी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्यास कितना है, तो आप व्यास निकाल सकते हो, यहाँ पर 6 सेमी है। तो हमेशा जो मेरा व्यास होता है ना, वो त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम चाप पे। चाप क्या होता है? तो चाप होता है जो 2 बिंदु होती है ना वृत्त पे, उनके बीच का जो वृत्त का भाग होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वृत्त बना लेती हूँ और यहाँ ये 2 बिंदु बना ली, तो जो ये बीच का भाग है ना ये, या फिर मैं बोलूँ ये पूरा जो बीच का भाग है, ये भी तो बिंदुओं के बीच का ही भाग है, ये मेरी चाप है। अब जो चाप होती है ना, वो मेरे पास 2 तरीके की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक होती है मेरे पास दीर्घ चाप और एक होती है मेरे पास लघु चाप। ठीक है, अब ये दीर्घ और लघु है क्या? तो लघु मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो जो ये छोटा है, ये छोटी सी जो है, इसको बोलते हैं हम कौन सी? लघु चाप। ये लघु चाप। और जो ये पूरी बड़ी वाली है, ये, इसको हम बोलते हैं दीर्घ चाप। ठीक है, तो आपको चाप समझ में आ गया कि क्या होता है, दीर्घ और लघु। ठीक है, तो वही सारी चीजें आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे आप अब इस आकृति में देखो जो आपको वर्कशीट में दिया हुआ है, तो ये पी क्यू, देखो यही वाला पोर्शन है ये पी क्यू, तो आप इसे लिखोगे पी क्यू और यहाँ पर एक चाप बना दोगे ऐसे, ताकि आपको पता चले आप चाप की बात कर रहे हो। ठीक है, और जब ये आएगा पी आर क्यू, बड़ी वाली, तो पी आर क्यू, अब इस पे भी चाप बना दो। तो देखो जब ये छोटी सी बनी तो पता चल गया ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर लघु चाप की। और जब ये बड़ी बनी तो पता चल गया ना किसकी बात करूँ मैं, यहाँ दीर्घ चाप की। ठीक है, चलिए अब आगे परिधि आपको बताइए। परिधि मतलब ये पूरा बाहर बाहर का, ये पूरा, इसको बोलते हैं। ठीक है, पूरा जो वृत्त की लंबाई होती है उसको हम बोलते हैं परिधि। ठीक है ना। अब आते हैं हम वृत्तखंड पे, कि वृत्तखंड क्या होता है। तो देखो वृत्तखंड क्या होता है, जो जीवा और चाप के बीच का वो होता है। ठीक है, इसके बीच में जो होता है ये, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। जैसे कि मैं अपना यहाँ पर एक वृत्त बना लेती हूँ, यहाँ पर मैंने एक जीवा बना दी, यहाँ बना दी, चलो जीवा। ठीक है, अब जो ये इतना है, आपको दिख रहा है ना, ये छोटा है और ये वाली जो है ये बड़ी है, ये क्या है? चाप ही तो है मेरे पास, है ना। तो ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है। तो जब ये लघु चाप के साथ है ये जीवा, तो ये क्या बनाएगा? ये मेरा बनाएगा लघु वृत्तखंड। ठीक है, जब ये दीर्घ चाप के साथ होगा तो ये क्या बनाएगा? यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो यही आपकी आकृति में बना हुआ है, यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड ये ना और लघु वृत्तखंड ये ना। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ये रहा। ठीक है, तो वही चीज लिखे हैं यहाँ, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। दीर्घ चाप पर बने वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड, जो दीर्घ चाप से बनता है उसे दीर्घ वृत्तखंड, और जो लघु चाप से बनता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं त्रिज्या खंड क्या होता है। ठीक है, तो देखो त्रिज्या खंड होता है जो 2 त्रिज्याएं और एक चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर अपना एक वृत्त बना लूं, 2 त्रिज्याएं बना लेती हूँ, आप कहीं पर भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने चलो यहाँ बना ली क्योंकि आपकी आकृति में दूसरी साइड थी, ये रही। तो ये 2 मेरी त्रिज्याएं और जो ये मेरी चाप है, इसके बीच का ये मेरा है त्रिज्या खंड, लेकिन ये मेरी लघु चाप है। तो जो ये त्रिज्या खंड आएगा ना, तो ये भी मेरा लघु त्रिज्या खंड आएगा, ये। ठीक है, और जो ये है ये मेरी दीर्घ चाप है, तो ये भी तो मेरी 2 त्रिज्याओं के और चाप के बीच का क्षेत्र है। तो जो ये आएगा ना, ये मेरा जो आएगा वो आएगा दीर्घ त्रिज्या खंड।
ठीक है, तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, लघु मतलब छोटा है और दीर्घ मतलब यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, तो जो लघु चाप से बन रहा है तो वो लघु त्रिज्याखंड होगा या फिर लघु वृत्तखंड होगा। ठीक है, जो आपकी दीर्घ चाप से बनना है या तो वो दीर्घ त्रिज्याखंड होगा या फिर दीर्घ वृत्तखंड होगा। ठीक है ना, चलिए अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, वो देख लेते हैं हम। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है, कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक त्रिज्या, व्यास तथा एक जीवा को दर्शाइए तथा उनके नाम दीजिए। कह रहा है आपको एक 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, तो आप प्रकार से उसे बनाएंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का प्रकार आप खोलेंगे पेंसिल लगाने के बाद और उससे बनाएंगे। जैसे कि आप देख लो मैंने यहाँ बना रखा है, ये आपको बना हुआ नहीं आया है, मैंने ये खुद से बनाया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें त्रिज्या, व्यास और जीवा तीनों चीजें बतानी है। तो चलो बताते हैं। ये तो मेरा केंद्र हो गया जहां पर आपने प्रकार का पॉइंट रखा होगा वो। तो इसको मैंने केंद्र को ओ दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये मेरी जो है वो त्रिज्या है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ साथ के साथ ही कि जो त्रिज्या है वो मेरे पास ओ ए भी है और ओ बी भी है। अब व्यास क्या है, व्यास मेरे पास यहाँ पर पूरा है, व्यास यही तो था, वो रेखाखंड जो वृत्त को दोनों साइड टच कर रही हो, तो व्यास मेरा यहाँ पर है ए बी। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक क्या है, मेरा व्यास है। ये मेरी त्रिज्या थी यहां से लेके यहां तक भी, और ये भी मेरी त्रिज्या है। ठीक है, अब रह गया जीवा, तो जीवा भी दिखा देते हैं, ये रहा, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। तो जो ये पी क्यू है, ये क्या है, ये मेरी जीवा है। ठीक है, तो आपको ऐसी एक आकृति बनानी है, खुद से एक वृत्त बनाना है 4 सेंटीमीटर का, उसमें ये सारी चीजें दिखानी है। आप चाहो तो यहाँ ऐसे लिख भी सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, आपको वो कह रहे हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, फिर वही एक वृत्त बनाना है आपको 5 सेंटीमीटर का। उस पर कोई दो बिंदु ए और बी लीजिए तथा उस पर दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड को दर्शाइए। अब देखो, आपको फिर एक वही बनाना है, क्या, वृत्त 5 सेंटीमीटर का। तो मैंने यहाँ ये बना रखा है, आपको खुद से बनाना है, ये आपकी वर्कशीट में बना हुआ नहीं आया। ठीक है, अब कह रहा है कोई भी दो बिंदु लो, कहीं पर भी ले लेते हैं दो बिंदु। मैंने चलो यहाँ पर ले ली ए और यहाँ पर ले लिया मैंने बी। इससे आपको दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड बताना है। तो वृत्तखंड था क्या, जो जीवा थी और जो चाप थी उसके बीच का क्षेत्र था ना, तो इसका मतलब जो ये है आपके पास, ये आपके पास होगा लघु। तो आप यहाँ लिख दोगे कि ये आपका लघु वृत्तखंड है, और ये जो है ये आपके पास क्या है, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें हल्का सा शेड कर देना। ठीक है, या फिर कोई भी कलर हल्का सा भर देना, जैसे आपकी वर्कशीट में आप देखो ये आपको दे रखा है ना, ये अलग अलग दिखा रखा है, इसमें स्काई ब्लू कलर भर रखा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप किसी भी एक में कर देना, दीर्घ वृत्तखंड में कर देना या लघु वृत्तखंड में, सिर्फ एक ही में करना, दोनों में मत कर देना। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर कोई दो बिंदु एम एवं एल लीजिए तथा उस पर लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड को दर्शाइए। सेम वही, अब आपको एक वृत्तखंड, ये एक वृत्त फिर से बनाना है, कितना, 6 सेंटीमीटर का, इस बार त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर की लेनी है। ठीक है, तो ले लेते हैं, चलो यहाँ पर ये मैंने बना लिया। अब क्या करना है, कोई से भी दो बिंदु कहीं पर लेनी है, एम और एन, तो कहीं पर भी ले लो। तो मैंने यहाँ पर एम ले लिया और यहाँ पर एन ले लिया। अब मुझे त्रिज्याखंड बनाना है, तो दो त्रिज्या तो बनानी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो ये मैंने दोनों त्रिज्या बना दी है। आप कहीं पर भी ले सकते हैं एम और एन। कह रहा है लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड को दर्शाइए, तो जो लघु चाप से मिलके बन रहा है वो मेरा लघु त्रिज्याखंड होगा। ठीक है, और जो दीर्घ चाप से बन रहा है वो मेरा दीर्घ त्रिज्याखंड होगा। तो आपको भी ये ऐसे ही लिखना है आकृति में। ठीक है ना, तो यही आपको इसमें दर्शाना था, और आपको एक वृत्त बना के पूरा दिखाना है। फिर वही, अगर आपको किसी में शेड करना हो तो आप दीर्घ या लघु में से किसी भी एक में कर देना। ठीक है, दोनों में मत करना, और ऐसे लिखना जरूर है ये। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 56 कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 57 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।